नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS ऑप्शनल चैनल। इस चैनल के ऊपर आपको ढेर सारे ऑप्शनल की जो क्लासेस हैं वो दिखाई पड़ती हैं। आप ये जान पाते हैं कि कौन सा ऑप्शनल किस तरीके से तैयार होता है और आप साथ ही साथ ऑप्शनल की पहचान भी कर पाते हैं और अपने मनपसंद ऑप्शनल के वीडियोज जो कि डेमो क्लासेस है वो भी आप यहाँ पे प्राप्त कर पाते हैं। मैं जुड़ता हूँ आपके साथ PSIR हिंदी माध्यम में राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और हमने सीरीज शुरू करी है कि कैसे हम वेस्टर्न जो फिलोसफर हैं, आपके पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, या जो इंडियन हमारे पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, उनको कैसे आप सरलता से उनके विचारों को समझ सकते हैं। तो मैंने पहले भी समझाया था कि जब तक विचारक के पृष्ठभूमि को आप नहीं समझेंगे तब तक विचारक के विचार समझना थोड़े से कठिन होंगे। और मैंने प्रयास किया है कि आपको विचारक की पृष्ठभूमि बताई जाए। आज हमारे पास विचारक है निकोलो मैकियावेली। ये मैकियावेली वो विचारक है जिसे पश्चिम का चाणक्य कहा जाता है। इसका मतलब आपके बात समझ में आ गई होगी कि चाणक्य है तो यथार्थवादी विचारक होगा, व्यवहारवादी विचारक होगा। और इसका पूरा का पूरा फोकस एक ऐसे शासन तंत्र की स्थापना पे होगा जो बहुत सुरक्षित और बहुत स्थायी होगा, क्योंकि चाणक्य ने कुछ ऐसी ही मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की बात भारत के संबंध में की थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैकियावेली पश्चिम में आधुनिक युग का जन्मदाता है। वहीं अगर हम समय की बात करें तो कौटिल्य प्राचीन काल से जुड़ाव रखते हैं, अरस्तू के टाइम के हैं, और मैकियावेली बहुत आधुनिक है। ऐसा आप कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक राजनीति के जन्मदाता के रूप में हम मैकियावेली को जानते हैं। मैकियावेली के ठीक पूर्व 1000 साल का मध्यकाल रहा, जिस मध्यकाल में केवल और केवल धर्म और राज्य के मध्य संघर्ष रहा। इसीलिए उस 1000 साल के जो अंधकाल है उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई भी राजनीतिक सिद्धांतों का विकास नहीं हुआ, क्योंकि सारा जो उलझाव है वो चर्च और राजा के मध्य में, पोप और राजा के मध्य में, धर्म और राज्य के मध्य में उलझा रहा। ये वो समय है जब मैकियावेली पैदा हुआ है। इसका स्थान है इटली का फ्लोरेंस नगर, जिसमें मैकियावेली पैदा हुआ है। और इसी समय यूरोप में हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत होती है और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। और इन दोनों को बड़े नज़दीक से देखता है मैकियावेली। इवन धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत भी इसी शहर से होती है। तो ऐसी स्थिति में मैकियावेली के विचारों पर बड़ा नज़दीक से प्रभाव पड़ता है इन सारी घटनाओं का। इसीलिए एक डनिंग विद्वान है, वो लिखता भी है कि मैकियावेली संभवतः वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु है। मतलब मैकियावेली के ऊपर अपने देश काल परिस्थितियों का जितना भारी प्रभाव पड़ा, जितना गहन प्रभाव पड़ा, शायद ही कोई ऐसा विचारक होगा जिस पे परिस्थितियों का इतना प्रभाव होगा जो विचारों में साफ साफ झलकता है। अगर हम परिचय की बात करें तो इसे आधुनिक युग के जन्मदाता के रूप में देखते हैं। 16वीं शताब्दी का विचारक है। इटली के फ्लोरेंस नगर में इसका जन्म हुआ है। और इसने द प्रिंस और डिस्कोर्सेस नामक दो बड़ी लोकप्रिय पुस्तकों की रचना की। इसके अलावा भी इसकी पुस्तकें हैं जो कि लोकप्रिय रहीं, जैसे इसने फ्लोरेंस का इतिहास लिखा, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, या इसने युद्ध की कला, आर्ट ऑफ वॉर लिखा। ये किताबें बड़ी प्रसिद्ध थी। मैकियावेली को हम व्यवहारिक यथार्थवादी विचारक के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये पहला विचारक है जो प्लेटो, अरस्तु जैसे आइडियल स्टेट के बजाय, क्या होना चाहिए के बजाय क्या है पे फोकस करता है। इसने देखा कि राज्य और धर्म दोनों आपस में उलझे हुए हैं। ऐसी दशा में पूरा का पूरा जो जनता है वो उसमें परेशान है, केवल जनता घिस रही है। तो ऐसी स्थिति में इसने तय किया कि इसका समाधान निकाला जाए। और उसने ये समाधान निकाला कि धर्म अगर अपना काम करे, राज्य अगर अपना काम करे। राज्य का काम इहलोक से संबंधित है, धर्म का काम पारलोक से संबंधित है। दोनों अपना अपना काम करें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। अगर ऐसा करते हैं तो इसे हम धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, और यही राज्य की धर्मनिरपेक्षता की बात है। और इसी धर्मनिरपेक्षता के विचार से ही आप कह सकते हैं आधुनिक काल की शुरुआत होती है। मैकियावेली की जो पढ़ाई लिखाई है वो बड़ी सामान्य थी। बहुत थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई के बाद जल्दी ही एक सरकारी नौकरी में चला जाता है, छोटे से पद पे। लेकिन अपनी सूझबूझ और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी
के कारण जल्दी जल्दी प्रमोशन पाके एक महत्वपूर्ण पद पे चला जाता है। जिस पद पे मैकियावेली काम कर रहा होता है वो पद एक तरीके से सुरक्षा से संबंधित पद था, जिसके कारण मैकियावेली को आसपास के राज्य जैसे स्पेन, फ्रांस या इंग्लैंड में भी जाने का मौका मिला। लेकिन धीरे धीरे स्पेन के द्वारा युद्ध किया गया और उस युद्ध में फ्लोरेंस हार जाता है। ये जो फ्लोरेंस नगर राज्य है ये गणतंत्र है और इटली 5 गणतंत्रों में बटा हुआ है, जो कि पहले बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। इस बात को लेके मैकियावेली हमेशा से दुखी रहा। मैकियावेली ने देखा कि पड़ोस में राजतंत्र होने के कारण इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन बड़े साम्राज्य के रूप में बन रहे हैं, वहीं जो पहले बड़ा साम्राज्य था इटली वो 5 भागों में टूटा हुआ है। स्पेन के जीतने के साथ ही मैकियावेली को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अपने मित्रों के सहयोग से, जो स्पेन समर्थक मित्र थे उनके सहयोग से, सशर्त कि मैकियावेली एक निर्वासित जीवन जिएगा, कभी राजनीति की तरफ आने का प्रयास नहीं करेगा, इन शर्तों के साथ एक निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार होता है। जेल से छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैकियावेली के अंदर अभी भी वो चाहत कि वो राजनीति में जाए और उसकी चाहत को लिए हुए एक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा होता है। मैकियावेली को सूचना मिलती है कि जो प्रिंस है वो प्रिंस फ्लोरेंस आ रहा है, तो ऐसी दशा में उनको लगता है मैकियावेली को कि हमारी वापसी हो सकती है, एक बार फिर से मैं सक्रिय राजनीति में आ सकता हूँ, निर्वासित जीवन हमारा समाप्त हो सकता है अगर हम कुछ ऐसा करें। वहीं चूंकि उसके अंदर राष्ट्रवाद का भाव था, इटली की दुर्दशा से बहुत खिन्न रहता था, इसलिए उसे लगता था कि राजतंत्र ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो इटली को दोबारा आपस में एकीकृत कर सकता है। इसलिए उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस की रचना की, इस उद्देश्य से कि ये हम प्रिंस को देंगे तो शायद प्रिंस को इसको पढ़ने के बाद शायद प्रिंस हमें वापस से राजनीति में सक्रिय करें, जिसके लिए मैं इटली के लिए कुछ कर पाऊँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये किताब प्रिंस को भेंट भी की गई, लेकिन इससे कुछ खास प्रभाव पड़ा नहीं। मैकियावेली की कुछ भी कोई बदलाव नहीं आया। इसी तरीके से दूसरी जब बात करेंगे तो बाद के वर्षों में उसने डिस्कोर्सेस नामक किताब लिखी और किताबों निर्वासित जीवन ही जीते हुए एक गुमनाम की मृत्यु के साथ मैकियावेली का अंत होता है। तो मैकियावेली की ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद आप जब इसके विचार पे जाएंगे तो आपको ये मानव स्वभाव का विचार दिखेगा। इसने देखा कि व्यक्ति धन का बड़ा आकांक्षी है, धन का बड़ा लोभी है, स्वार्थी है। वो तब तक आपका बना रहेगा जब तक आपसे उसका स्वार्थ चल रहा है। जैसे ही आपसे उसका स्वार्थ बंद होगा वो आपका विरोधी हो जाएगा। ऐसा मानव स्वभाव। तो इसका मानना है कि मानव स्वभाव धन का बड़ा लोभी होता है और स्वार्थ सिद्धि के साथ ही उसका जुड़ाव बना रहता है। यहाँ तक कि मैकियावेली का कथन है कि व्यक्ति अपने पिता के मृत्यु को जल्दी भूल जाता है, लेकिन संपत्ति हानि को जल्दी नहीं भूलता है। राज्य संबंधी विचार देखेंगे तो राज्य संबंधी विचार में राजतंत्र का समर्थक है और राज्य के संबंध में राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह क्रूर होने की बात करता है। शासक को कहता है कि शासक को अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक मजबूत शासक जो जिसमें क्रूरता भी होगी और अच्छा दिखावा भी होगा, वही एक स्थायी शासन को स्थापित कर सकता है। मैकियावेली की तरह ये साम दाम दंड भेद सभी साधनों का राज्य की स्थिरता और राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये बात करता है। ये कहता है राजा को पाप पुण्य, उचित अनुचित, अच्छा बुरा इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो राज्य के लिए सही हो, जो राज्य के हित में हो, वो निर्णय राजा को लेना चाहिए। तो इस तरीके से राजा के संबंध में जो बातें बताता है कि राजा को नैतिकता से दवा नहीं होना चाहिए, बल्कि नैतिकता क्या है वो राजा डिसाइड करेगा, न कि राजा के कार्यों की नैतिक समीक्षा होगी। तो इस तरीके से इसके जो विचार हैं, राजतंत्र का समर्थक है। उसके पीछे मुख्य कारण है कि इसने आसपास के राजतंत्रों को मजबूत होते देखा। इसके विचारों में राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत है, तो ये इसलिए है क्योंकि ये जानता है, ये मानता है कि राजतंत्र ही इटली की दुर्दशा को समाप्त कर सकता है, इटली का एकीकरण कर सकता है। धर्म को बड़ी नजदीक से इसने देखा था, धर्म सुधार आंदोलन को भी देखा था, तो इसने धर्म का विरोध नहीं किया। इसने कहा कि जो धर्म है उस धर्म के चक्कर में पड़ के निर्णयों को नहीं बदलना है। और ऐसा भी इसने कहा कि जो राज्य
जिस राज्य में धर्म होता है उस राज्य की कीर्ति बहुत प्रसिद्ध होती है, वो राज्य बड़ा दीर्घायु होता है। लेकिन धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे राज्य के व्यवस्थाओं में कोई धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से नैतिकता विरोधी नहीं है, राज्य को नैतिक निरपेक्ष बताता है, कहता है कि राज्य के लिए नैतिकता का कोई औचित्य नहीं है, व्यक्ति के लिए नैतिकता तो होनी ही चाहिए। तो इसके इसी व्यवहारिक यथार्थवादी विचारों को देखते हुए डनिंग कहता है कि ये वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु है। तो देखिए, इसकी कहानी जो है, उस कहानी को अगर हम समझें, इसकी परिस्थितियों को समझें, तो इसकी परिस्थितियों के आधार पे हम इसके विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। और यही तरीका आपको थिंकर्स को, पीएसआईआर के थिंकर्स को समझने का होना चाहिए। अगर आप पीएसआईआर पढ़ना चाहते हैं एज ए ऑप्शनल हिंदी माध्यम में, तो आप स्टडी आईक्यू के ऐप पे या स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाके पीएसआईआर हिंदी मीडियम आप ढूंढ सकते हैं। मेरा नाम है अमरिंद्र पांडे, मैं आपको मिल जाऊंगा। आप एपी लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ बैच परचेज कर सकते हैं। अभी भारतीय राज्य व्यवस्था से बैच शुरू हुआ है पिलर 2 के रूप में, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और अपने 2025 के ऑप्शनल की तैयारी को मूर्त रूप दे सकते हैं। आगे फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों को मिलूंगा किसी नए थिंकर्स, किसी नए विचारक के विचार और उनकी परिस्थितियों के आधार पर उस विचार को समझाते हुए। धन्यवाद। जय हिंद।